Okay, good morning dear students. Welcome you all on my Arvind Geography Verse YouTube channel. बच्चों आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसमें आज हम कवर अप करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. सो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू स्टडी दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो जानकारी बेसिक आपके पास होता है, बेसिकली क्वेश्चन उससे बिल्कुल अलग हट के आता है, इसलिए ये चैप्टर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है. ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करें अभी. देखिए आप, when we talk about the male reproductive system, in this basically we'll go with the basic concept of reproduction. यानी रिप्रोडक्शन क्या है, आप खुद सोचो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है. रिप्रोडक्शन क्या नॉर्मल है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या रिप्रोडक्शन नॉर्मल है, क्या एक नेचुरल फिनोमिनन है, क्या ये बहुत ज़रूरी है? तो आंसर मिलेगा हाँ. क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद के जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है. यानी किसी भी प्रजाति स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, चाहे वो जानवर हो या इंसान. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड. यानी खुद के ही जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही प्रोसेस रिप्रोडक्शन है. और ये जरूरी क्यों है? अगर आप सपोज करो रिप्रोडक्शन नहीं अगर आप कर रहे हो तो जो आपका जो जनरेशन है, जो आपकी प्रजाति है, वो खत्म हो जाएगी. इसलिए रिप्रोडक्शन इस पृथ्वी पे, इस पूरे वातावरण में मेंटेन रखने के लिए बहुत ही जरूरी है. ओके, हम आगे बढ़ रहे हैं. देखें आप इसमें, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. यानी इसमें होता क्या है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का मतलब है जैसे मान लो मदर फादर से बच्चे में जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होता है. ये बिल्कुल खास होता है इसमें. अभी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो मम्मी पापा से उसके बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है, यही डिसाइड करता है कि जो बच्चा है ना वो अपने माँ बाप की तरह ही होता है. उदाहरण लें, अगर एक काऊ है तो उसका बच्चा काऊ जैसा ही दिखता है, अगर एक इंसान है तो उसका बच्चा इंसान जैसा ही दिखता है. और अगर हम बात करें कोई भी प्रजाति है, कोई भी स्पीसीज है, तो उसका जो ऑफस्प्रिंग है यानी उसका जो बच्चा है ना वो अपने ठीक पेरेंट्स की तरह दिखता है. और ये रिप्रोडक्शन की वजह से है. ठीक, रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करें जेनेटिक का बहुत बड़ा रोल होता है. लेकिन यहाँ पे जो हम टू द पॉइंट अगर बात करें रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड. यानी खुद के तरह बिल्कुल हूबहू एक ऑफस्प्रिंग पैदा करना ही रिप्रोडक्शन है. और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. और ये एक किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की कंटिन्यूटी यानी उसको स्थिर, उसको इस पृथ्वी पे मेंटेन रखने के लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो. तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी अगर हम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आप देखें फर्स्ट है आपका एसेक्सुअल और दूसरा आपका कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी हमने जो इसमें कवर अप किया है उसमें फर्स्ट है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा है, सेक्सुअल. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बहुत बारीकी से डिफरेंस समझना होगा, क्योंकि एग्जाम के भी लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप जो पढ़ रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल ऑर्गेनिज्म. उदाहरण ले लो रोज, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल. जैसे रोज है, रोज आप मार्केट से लेके आए, या अगर आपको रोज का प्लांट करना है दूसरा, तो आप उसको कैसे कर रहे हो, आप उसके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से करोगे. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब उसके डंठल को कट करके आप लगाओगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है. अगर हम एनिमल्स में बात करें तो अमीबा जो है वो अमीबा, सपोज करो ये एक अमीबा हो गया. अब इसको जब रिप्रोड्यूस करना होगा ना तो ये न्यूक्लियस जहाँ है उससे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ये दो नया अमीबा बन गया. तो आप इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो बाइनरी फ्यूजन. यानी दो टुकड़ों में टूट जाना ही बाइनरी फ्यूजन है. क्या इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल जो है वो दो स्पीसीज से आए? नहीं, एक ही से थे, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म का था. इसमें कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हुआ. दूसरा अगर हम बात करें हाइड्रा जो है, तो अगर सपोज करो कोई हाइड्रा अगर है तो ये अगर मान लेते हैं कि ये हाइड्रा हो गया, ठीक, तो हाइड्रा में हमने क्या देखा है कि हाइड्रा जो है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो उसके बर्डिंग से होता है. यानी ये सपोज करो हाइड्रा है, यहाँ से एक नया हाइड्रा निकलेगा, ठीक, और ये कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा और एक नया हाइड्रा फॉर्म होगा, जिसको आप क्या बोलते हो, बडिंग. क्या बोलोगे आप, बडिंग. तो ये प्रोसेस होता है. इसमें हमने क्या देखा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स, यहाँ फिर एक अगला शब्द आ गया. गैमेट्स क्या है, ओवम और स्पर्म.
ओवम फीमेल्स के अंदर से जो एग रिलीज होते हैं उनको बोलते हैं, और मेल्स के अंदर से जो स्पर्म रिलीज होता है जो टेस्टिस के अंदर से, उसको आप क्या बोलते हो? स्पर्म। अब दोनों फ्यूज होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है कि ओवम और जो स्पर्म है ना, दोनों मिलते हैं, इनके मिलने से जाइगोट बनता है, उससे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो सिंपल बाइनरी फ्यूजन, यानी एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में टूट गया, उसके बॉडी पार्ट से कोई एक उसी की तरफ बर्ड निकला, वो टूट के अलग हो गया। सो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी गैमेट्स, यानी यहाँ पे गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं है, कोई रोल नहीं है, ये आपको याद रख लेना है। किसमें? एसेक्सुअल में। इसके ठीक अगर हम उल्टा जाएं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट। देखो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी यहाँ पे मेल और फीमेल, यानी मेल गैमेट्स क्या है? देखो आप, मेल गैमेट्स का मतलब हो गया आपका स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स का मतलब क्या हो गया? ओवम। ये याद रखेंगे आप, इस ओवम हो गया और ये स्पर्म। ठीक, ये ओवम और स्पर्म जो होते हैं ना, ये इन दोनों को आप क्या बोलते हो? गैमेट्स बोलते हो। ठीक, मेल गैमेट हो गया आपका स्पर्म, फीमेल गैमेट हो गया आपका ओवम। अब ये जब दोनों फ्यूज होंगे ना, तो इनके फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है? आप बोलेंगे जाइगोट। ओके, आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ रहा है। देखो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर बाकी तो पूरा समझ में आएगा। अगर हम वही डिफरेंशिएट करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो देखें फर्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें, इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, यानी गैमेट्स नहीं बनेंगे यहाँ पे। लेकिन सेक्सुअल में गैमेट्स आर फॉर्म, यहाँ पे जो एग और ओवम फ्यूज होते हैं ना, तो इससे क्या बनता है? गैमेट। यहाँ तो कोई फ्यूजन ही नहीं हुआ। नो वेरिएशन इन ऑफ स्प्रिंग, यानी यहाँ पे कोई ऑफ स्प्रिंग में कोई किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं आता है एसेक्सुअल में। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई जो जीन का रिकॉम्बिनेशन है वो हुआ ही नहीं। वही अगर हम बात करें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ पे वेरिएशन, यानी वेरिएशन का मतलब जो ऑफ स्प्रिंग है वो 100% अपने माँ बाप की तरह दिखेगा, तो वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग है वो अपने माँ बाप की तरह 100% नहीं होगा, उसका आंख नाक सब अलग अलग होगा। जैसे हम इंसान क्या है? वी आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो माँ बाप से हम डिफरेंट ही होते हैं। ठीक है ना, आगे देखें। इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। वन पेरेंट इन्वॉल्व होंगे किसमें? एसेक्सुअल में, लेकिन टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें? सेक्सुअल में। इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस, तुरंत हो जाएगा, कम समय में हो जाता है। लेकिन जो सेक्सुअल मूड है ये काफ़ी समय लगता है, जाइगोट बनेगा, फिर ब्लास्टुला ग्लैसुला, धीरे 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 वो बड़ा होता है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। क्लियर? अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सबसे खास आपके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं। ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो हैं जो सीधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड्स ऑर्गन्स विच फॉर्म गैमेट्स, यानी जो गैमेट्स बनाते हैं सीधा सीधा। अब कौन बनाएंगे ऑर्गन्स? देखिए जैसे मेल्स के अंदर अगर हम बात करें, मेल्स के अंदर टेस्टिस, ये प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड टेस्टिस, स्पेलिंग आप याद रखेंगे। फीमेल्स के अंदर ओवरीज, ये प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है ओवरी। ठीक, अब ये जो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये इनको हम एक साथ क्या बोलोगे? आप बोलते हैं गोनैड्स। यानी अगर मेल गोनैड की बात करें तो इसमें टेस्टिस हो जाएगा, और अगर हम फीमेल की बात करें तो इसमें ओवरी हो जाएगी। तो आप इन दोनों के जो ऑर्गन्स हैं ना, ये जो ऑर्गन्स हैं ये दोनों क्या होते हैं? इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्यूज होते हैं। जो टेस्टिस से निकलेगा स्पर्म और ओवरी से निकलेगा ओवम, और इनके फ्यूजन के बाद बनता है क्या? आपका जाइगोट। अब देखो चूंकि ये मेन ऑर्गन है, इनसे निकल रहा है प्रोडक्ट, जैसे टेस्टिस से निकल रहा है स्पर्म, ओवरी से निकल रहा है ओवम, तो ये मेन ऑर्गन है जो उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इनको हम बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर? अब फंक्शन ऑफ गोनाड्स देख लेते हैं क्या है। फंक्शन ऑफ गोनाड्स में देखो, इट प्रोड्यूसर स्पर्म इन मेल, यानी स्पर्म मेल के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसको कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस। कहाँ बनेगा ये? टेस्टिस के अंदर। और वही अगर हम बात करें, इसको स्पर्माटोजोआ भी बोलते हैं, याद रखिएगा, नया शब्द है, वर्ड्स पे थोड़ा कमांड होना जरूरी है। ओवा कहाँ मिलेगा? फीमेल्स के अंदर। ये कहाँ मिलेगा आपको? ओवरी के अंदर। तो ये जो दोनों वर्ड्स है फंक्शन ऑफ गोनाड्स, गोनाड्स क्या करते हैं? गोनाड्स ही तो मेन आपके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, और गोनाड्स ही बनाते हैं मेल्स के केस में स्पर्म, फीमेल्स के केस में ओवम। आई होप आसान होगा और आपको समझ में आ रहा है। इंटरेस्टिंग टॉपिक भी, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की हम बात करेंगे। इट इंक्लूड्स गोनाड, यानी कौन से वो पार्ट्स हैं जिनको आप प्राइमरी रिप्रोडक्टिव बोल रहे हो। उसमें फर्स्ट हो गया गोनाड्स विच इज द साइड ऑफ गैमेट प्रोडक्शन, यानी जहाँ पे स्पर्म और एग बन रहे हैं, जिनको आप बोलते हो गोनाड्स, वही हैं आपके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स।
वही अगर हम एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें, एसेसरी का मतलब होता है मतलब बगल में, साइड, उसके लिए हम बात करें तो वो सारे स्ट्रक्चर उसमें आ जाएंगे जो आपके फ्यूजन से लेके जो बच्चा जब तक पैदा ना हो जाए तब तक उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, वो सारे एसेसरी पार्ट्स के अंदर हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, द अदर स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ सेक्स सेल्स फ्रॉम देयर फ्यूजन लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन, यानी सेक्स सेल्स के ट्रांसफर में मदद किया, उनके फर्टिलाइजेशन में मदद किया, फर्टिलाइजेशन के बाद उनके ग्रोथ को मदद कर रहा है, इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एग कहाँ तक, टिल द बर्थ ऑफ द बेबी, यानी जितने सारे बाकी जो ऑर्गन्स हो गए ना, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को अगर हम छोड़ दें, यानी गोनाड्स को छोड़ दिया जाए, यानी स्पर्म और एग को छोड़ के जितने भी उसमें स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं वो सारे एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है क्या और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब होता है कि देखो, अगर आप मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो उनके सेक्स के बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, बोलोगे कि जो मेल है उसके पास टेस्टिस है, जो फीमेल है उसके पास ओवरी वगैरह है। ठीक, लेकिन ये तो आप मतलब डेप्थ में जाएंगे तब तो, लेकिन आप फिजिकली कैसे देख के पहचान सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है। अगर ऐसे जो कैरेक्टर हैं जिनको आप देख के यानी फिजिकली देख के पता कर सकते हैं कि ही इज मेल एंड सी इज फीमेल, यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड थ्रू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब मेल्स के अंदर क्या कैरेक्टर्स आ रहे हैं, देखो, इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टेरोन, यानी देखो मेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, पूछेगा किस हार्मोन की वजह से हैं, तो आप इसको याद रखो, टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। इट इंक्लूड्स, अब इंसानों जो मेल्स हैं ना उनके अंदर क्या होता है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, यानी देखो मैं जो बोल रहा हूँ कितना फटा हुआ आवाज़ है, ये डीपनिंग ऑफ वॉइस हो गया। वाइडनिंग ऑफ द शोल्डर्स, मेल के अंदर ये जो शोल्डर है ना ये बहुत चौड़ा हो जाता है। अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मुस्टाच, दाढ़ी मूछ वगैरह आ जाएगा। ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स, यानी एक्सिलरी का मतलब आर्मपिट्स वगैरह और बाकी जगहों पे जो हेयर बॉडी है ना उसमें हेयर ग्रो कर जाते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये मेलनेस का कैरेक्टर है। जो मेल्स उनके देखो पूरे शरीर पे ही हेयर होता है, ज़्यादातर देखें पूरे बॉडी पार्ट्स में होगा, लेकिन फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। इलार्जमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल्स, यानी एक्सटर्नल जेनाइटल्स का मतलब जो अगर हम बात करें जो मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। ये कैरेक्टर्स हैं किसके, मेल्स के हैं। आप इसे देख के पता कर सकते हो, आवाज़ सुन के पता कर सकते हो, आप उसके बॉडी स्ट्रक्चर देख के पता कर सकते हो, उसके ऊपर हेयर प्रेजेंट देख के पता कर सकते हो कि ये मेल है। ये ऐसे कैरेक्टर जिनको देख के आप ये डिफ्रेंशिएट कर लें इजीली कि ये मेल है या फीमेल, आप इसी को बोलते हो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओके, अगर हम फीमेल्स के अंदर बात करें कि फीमेल्स के अंदर क्या है कुछ खास, वो देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, यानी उनके अंदर भी हेयर का ग्रोथ हो जाता है एक्सिलरी पार्ट्स और प्यूबिक पार्ट्स में। वाइडनिंग ऑफ द पेल्विक, यानी उनके जो पेल्विक पार्ट, जो पेल्विक मतलब जो कमर का हिस्सा होता है ना वो काफ़ी वाइडन हो जाता है, ठीक है ना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर आएगा। इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाता है। एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी ऑनसेट का मतलब होता है ना स्टार्ट, यानी उनके अंदर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया है और मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के अंदर ही आते हैं, तो ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आप वो पॉइंट्स और उन पॉइंट्स को ध्यान से सुने और समझे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में इतना आसान यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं होता है, डेप्थ से क्वेश्चन उठाता है और लॉजिकल क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए आप सीधे अगर हम बढ़े तो अब हमारे अगला टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। जितने ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन क्या है, उनका लोकेशन क्या है, कैसे काम करते हैं, ये सारा हम देख लेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इंक्लूड्स, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होते क्या है, देखो इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस। ये डायग्राम देखिए आप बगल में, देखो यहाँ पे पेयर ऑफ टेस्टिस का मतलब ये देखो, ये एक दिख गया 1 और ये 2, ये टेस्टिस हो गए, ठीक है, यही स्पर्म बनते हैं, ठीक है ना। इट प्रोड्यूस स्पर्म, देखो मैंने इसका फंक्शन लिख दिया यहीं पे। क्वेश्चन आपके बस इन्हीं छोटे छोटे यही सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि टेस्टिस का फंक्शन क्या है, तो प्रोड्यूस स्पर्म, ऐसा ही याद कर लेना आप। स्पर्म डक्ट्स, यानी देखो स्पर्म डक्ट का मतलब अब जैसे ये यहाँ से अगर हम बात करें कि टेस्टिस बन गया, सॉरी स्पर्म बन गया ना टेस्टिस के अंदर, तो अब यहाँ से जो बहुत सारे डक्ट इसमें इन्वॉल्व है, डक्ट का मतलब ग्लैंड्स यानी नसें इन्वॉल्व है, जिससे स्पर्म चल के अब कहाँ तक पहुँचेगा, ये
अपने अलग दूसरे पार्ट्स में पहुंचता है। आप इसको क्या बोलते हो, यहाँ से चल के जा रहा है ना, ये देखो ये चल के आएगा, यहाँ से यहाँ बाहर निकलेगा, ये सारे इसमें जो डक्ट्स इन्वॉल्व है ना, और इनमें देखो यहाँ पे वेसिकल्स हैं, ये एक हो गया एक डक्ट, ये दूसरा डक्ट, इसको आप बोलोगे पोस्ट्रेट ग्लैंड हो गया, ये आपका सेमिनल वेसिकल हो गया, ठीक ना। आप ये देख लो, अब देख लो इसमें आपका बाइल्यूबियल, यहाँ देख लो ये 3 ठो हैं, यही मेन होते हैं। बाइल्यूबियल यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया फर्स्ट, सेमिनल वेसिकल हो गया आपका सेकंड, ये इसके बाद देख लो प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मेन ग्लैंड्स हैं जो ये देखो इसमें जो स्पर्म बनता है ना टेस्टिस में, ये एक्चुअली इनएक्टिव होता है, यानी इनएक्टिव बस बन जाता है, लेकिन वो ये जो ग्लैंड्स हो गए सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, इनके जो सिक्रीशंस है ना, इनसे मिलने के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया स्पर्म डक्ट्स क्या है, वास्ट डिफरेंस, यानी ईच टेस्टिस टू कैरी स्पर्म। अब देखिए जो वास्ट डिफरेंस स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा जब टीएस हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा टेस्टिस के अंदर, ओके, यहाँ दिख नहीं रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। एसेसरी ग्लैंड्स में क्या हो जाएगा, विच फॉर्म सेमिकल फ्लूइड्स, यानी जो अभी हमने जिन ग्लैंड्स की बात की, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, ये सब क्या है, ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड्स हैं, तो आपके सिलेबस में खास 3 एसेसरी ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट हो गया, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। आपको ये डायग्राम में साफ क्लियरली दिख रहा है, इनका फंक्शन अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम। अगला है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, देखो ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे देख लो थोड़ा, ये जो पाइप की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका हो गया क्या, यूरेथ्रा। देखो ये यहाँ पे हो गया ना यूरेथ्रा, ये पाइप की तरह जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये यूरेथ्रा हो गया। ये देखो ये पाइप की तरह स्ट्रक्चर, जहाँ से ये स्ट्रक्चर है, जहाँ से यूरिन और स्पर्म बाहर निकलता है, आप इसको क्या बोलोगे, यूरेथ्रा बोलोगे। इट कन्वेज, इसका फंक्शन हमने यही लिख दिया है, या रट लेना आप, देखो इट कन्वेज स्पर्म रिसीव्ड फ्रॉम द स्पर्म डक्ट, बाहर निकलता है इससे। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट, दैट इज पेनिस, इट ट्रांसफर स्पर्म टू द वेजाइना, ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है विच बेसिकली ट्रांसफर द स्पर्म टू द वेजाइना, ओके। तो ये आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दिस इज पेनिस, ओके, ये वाला स्ट्रक्चर। सो आई होप ये क्लियर हो गया, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गया। और आप देखो फंक्शन आपको अब अगला हम दिखा देते हैं। डायग्राम में देख लो, यहाँ जो कुछ खास था उसमें था आपका, देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देख लो प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। फिर आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, दूसरा हो गया। फिर आपके सेमिनल वेसिकल हो गया, ये 3 हो गया। इसके बाद देख लो ये टेस्टिस, ठीक, ये आपका एपिडाइडमस, ये अभी अगला स्लाइड में देख लेंगे, थोड़ा वहाँ और साफ में है। और बाकी ये यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ यूरिन स्टोर होता है। ये यूरेटर है, पाइप जो किडनी से यूरिन लेके आता है, ठीक। और अगर और कुछ इसमें छूट रहा हो तो अब आई होप सारा हो गया ये, ठीक है ना, हो गया। आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस की अगर हम बात करें तो देखो आप, पेयर ऑफ ओवल ग्लैंड्स, हमने देखा कि वह एक लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में साइड था, मतलब वो क्या है, इट इज अ पेयर ऑफ ओवल ग्लैंड सस्पेंडेड आउटसाइड द एब्डोमेन इन द स्कॉर्टम और स्कॉर्टल सैक। बेसिकली ये क्या होता है ना कि हमारे बॉडी से ना बाहर की तरफ ये बॉडी से ये बाहर की तरफ ये एक स्कॉर्टल सैक है ना, उसके अंदर ये पाया जाता है। और टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, आप इसको क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, याद रख लेना। विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो आपको याद होना चाहिए कौन से हो गए आपके, टेस्टिस, ठीक है। ये स्कॉटल सैक में मिलते हैं, एक जोड़े में होते हैं, और ये दिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से स्पर्म बनते हैं, इन्हीं के अंदर जो टेस्टिस है, ये टेस्टेरॉन बाकी जितने भी हार्मोन्स इनको ये रिलीज करते हैं, तो ये खास हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला देख रहे हैं स्कॉटल सैक, स्कॉटम सैक, ये क्या है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये हमारे बॉडी से बाहर ये स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस है, ठीक। टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्माटोजोआ, अब टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्माटोजोआ यानी स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर से बाहर ये क्यों होता है, ठीक है ना। इसका सबसे खास रीजन, ये साइंटिफिक रीजन है शरीर से बाहर होने का। अगर मान लो हमारे शरीर के अंदर अगर वो टच है, बिल्कुल टेस्टिस शरीर के अगर हमारे बॉडी में ही टच है तो उसका भी टेम्परेचर नियरली 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। याद रखो स्पर्म 37 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बनते हैं, उसके लिए चाहिए बॉडी से 2 से 3 डिग्री कम तापमान।
और अगर कम तापमान मिलेगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, वरना बहुत कम ना के बराबर होता है। ठीक है, देखो अगर वो हमारे बॉडी से अलग है तो ऑब्वियस है उसका टेम्परेचर कम होगा और वहाँ स्पर्म बनेगा। तो समझ में आ गया कि इसलिए वो आउटसाइड हमारे एब्डोमिनल कैविटी यानी हमारे शरीर से बाहर की तरफ क्यों होता है। इट इज़ फिजिबल टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री दैट बॉडी टेम्परेचर, यानी उसके बनने के लिए हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है ना उससे 2 डिग्री तापमान कम चाहिए होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट टेस्टिस की हम बात करें। टेस्टिस डिसेंड डाउन इन 7th मंथ, यानी जब बच्चा जब पैदा हो गया है तो उसके 7-8 मंथ के बाद जो टेस्टिस है ना, उससे पहले जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में चिपका हुआ होता है, लेकिन 7-8 महीने के बाद वो नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, और अगर कुछ केसेस में देखो लिख रहा है इन सम केसेस इज फेल टू रिसेंट, कुछ जगह मतलब कुछ इंसानों में वो नीचे नहीं जाती है, उस केस में जो इंसान है ना वो स्टेराइल हो जाता है। क्या हो जाएगा? स्टेराइल, क्योंकि उसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। स्टेराइल का मतलब बांझ होता है। कुल मिला के जिसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो उसको स्टेराइल बोलते हैं। क्यों स्टेराइल हो गया? क्योंकि उसका जो टेस्टिस है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री है, स्पर्म बनने के लिए कितना चाहिए? 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है। आगे बढ़ रहे हैं, देखो ईच टेस्टिस सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल इज मेड अप ऑफ 200-300 लोब। बोला कि हर जो टेस्टिस है ना उसके अंदर लगभग पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है और एक कंपार्टमेंट होता है। ठीक, वो कितने कंपार्टमेंट होंगे? 200 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं। और हर जो लोब है या हर, जैसे देख लो, चलो यहाँ देख ही लो अभी, देखो ये दिख रहा है, ये कंपार्टमेंट, ये दिख रहा होगा, देखो ये कंपार्टमेंट हो गया, दिखा ना, ये कंपार्टमेंट, हाँ ये कंपार्टमेंट हो गया। अब इसी हम कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये टेस्टिस का वर्टिकल सेक्शन है, तो आप देखिए ये कंपार्टमेंट हो गया। इसको हम लोब्यूल बोलते हैं। इट हैज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, यानी उनके अंदर क्या होता है? हर लोब के अंदर क्या होगा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। इनका क्या काम है? इट प्रोड्यूसेस स्पर्म। याद रखेंगे फंक्शन, बार बार पूछता है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहाँ लोकेटेड हैं, तो आप क्या बोलोगे? इन द लोब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। फंक्शन क्या है इनका? प्रोड्यूस स्पर्म। लेडिक सेल्स, अब देखो जो उनके बीच में जो जगह खाली होता है ना, कंपार्टमेंट्स के बीच में जो जगह खाली है वहाँ लेडिक सेल्स होते हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स। यही देख लो, तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए खास यहीं से प्रश्न ही बनेगा। इसका जो लेडिक सेल्स या जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं इनका काम होता है टू प्रोड्यूस हार्मोन। क्लियर? हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है ना, जिसको मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, ये सारा प्रोडक्शन यही करता है। कौन? लेडिक सेल्स। कहाँ है? टेस्टिस के अंदर। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो हर एक लोब में होते हैं। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है ना, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होगा, उसके बीच में जो खाली जगह होगा ना वहाँ होंगे लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो स्पर्म बनाएगा और जो वो लेडिक और इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ रहे हैं आप। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देखो डायग्राम में देख लो आप। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये देख रहे हैं, थोड़ा ये देखो, ये एक्चुअली ये थोड़ा सिंपल डायग्राम है। ये बहुत मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे 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 है, कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अब हाईली कॉइलिंग की वजह से ना एक ये लाइन की तरह दिख रहा है, ये समझ में आ गया? यही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, और ये जो खाली जगह है ना उसमें आपको मिलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। दिस आर हाईली कन्वोल्यूटेड, देखो यहाँ लिख रहा है इट इज हाईली कन्वोल्यूटेड, यानी बहुत ज़्यादा इसमें कन्वोल्यूशन का मतलब ऐसे ऐसे मोड़ है, बहुत ज़्यादा मोड़ होने की वजह से लाइन की तरह दिख रहा है। देख लो इसमें। इट वॉल इज कम्पोज ऑफ डेवलपिंग जर्म सेल्स, इनके वॉल्स में क्या होते हैं? जर्म सेल्स होते हैं। और विच गिव राइज टू स्पर्म, यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उन्हीं से क्या बनते हैं? स्पर्म्स, बाय ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नोन एज स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्म का मतलब हो गया, स्पर्माटो का मतलब स्पर्म, जेनेसिस का मतलब बन रहा। यानी स्पर्माटोजेनेसिस क्या है? सवाल पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज स्पर्माटोजेनेसिस, तो आप बोलेंगे द प्रोसेस बाय विच स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इज स्पर्माटोजेनेसिस। अभी अगला क्वेश्चन होगा कहाँ बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ बनेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कॉन्सेप्ट आई होप आपका क्लियर हो गया। अगला है लेडिक सेल्स, ये देख लेते हैं हम। लेडिक सेल्स बेसिकली इसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। दिस आर ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ये, दैट लाइन द स्पेस बिटवीन द ट्यूब्यूल्स, यानी जो ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जगह है ना उसके बीच में मिलते हैं। और इनका फंक्शन क्या है? देखो हमने नीचे अलग से ले लिया है क्योंकि बार बार पूछता है। सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन, क्या नाम है इसका? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? ये हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से जो हमारा सेक्सुअल कैरेक्टर है
वो कंट्रोल होता है, और हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन भी कंट्रोल करता है। देखिए इसमें इट कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड हेल्प्स इन स्पर्म प्रोडक्शन। सो आई होप टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन भी आपको क्लियर हो गया, इसको कौन से सेल्स रिलीज कर रहे हैं ये भी क्लियर हो गया, वो सेल्स होते कहाँ हैं ये भी क्लियर हो गया। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आगे देख लेते हैं स्पर्म डक्ट्स, डिफरेंट डक्ट्स। यानी देखो स्पर्म, ठीक है, हमने क्या देखा कि अभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बन गया, ठीक। अब स्पर्म बन तो गए, अब उनको बाहर निकल के जाना है ना, बाहर निकल के जाना है तभी तो वो बॉडी से बाहर निकलेंगे। तो वो डक्ट्स जो जिनसे ये पास होते हैं ना, उन सारे डक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब चलो ये थोड़ा डायग्राम देख लो आप, पहले डायग्राम देख लो। आई होप ये डायग्राम आपको सब क्लियर होगा, दिख रहा होगा। हमने तो कोशिश किया है कि साफ ही हो। देखो ये देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये दिखे आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बहुत ही हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल है, दिख गया। अब यहाँ से देखो ये जो बाहर की तरफ निकल रहा है ना ये, ठीक है, इसको बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। क्या बोलेंगे इसको? ये वाला स्ट्रक्चर बोलेंगे रेटेड टेस्टिस। यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत सारे, मान लो एक, हमने बोला बहुत सारे लोब्स होते हैं, 1 लोब 2 लोब 3 लोब। देखो इसमें बहुत सारे लोब्स खुद दिखाई दे रहे हैं। देखो ये हो गया आपका 1 लोब, ये आपका हो गया कौन सा, ये हो गया आपका दूसरा लोब। देखो ये दूसरा लोब हो गया, 2 लोब हो गए ना। अब इनमें से देखो ये बाहर निकल रहा है जो स्ट्रक्चर, अब ये बाहर निकल के इसमें मिलेगा, तो ये जो बाहर निकल रहा है ना स्ट्रक्चर, आप इसको बोलते हो रेने टेस्टिस। देख लो क्या बोल रहे हैं, कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी कन्वोल्यूटेड का मतलब बहुत सारा जो कन्वोल्यूटेड हो जाता है, कॉइल्ड हो जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फ्रॉम ईच टेस्टिस जॉइन टू फॉर्म ए नेटवर्क नोन एज रेटी टेस्टिस। अब आपको आई होप समझ में आ गया। यानी ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, ये नेटवर्क बनाने लगते हैं। नेटवर्क बनाने, कहाँ से नेटवर्क बनेगा आप खुद सोचो। इनका नेटवर्क बनने का कारण क्या है? देखो ये एक नेट, अब ये जाल की तरह स्ट्रक्चर बनाना चालू करेंगे सब में से, ये नेटवर्क बना रहे हैं ना, आप इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? रेटी टेस्टिस। लगभग 12 से 14 होते हैं, वो हर एफरेंट डक्ट से राइज होते हैं एंड अ कॉइल। देखो दिस फॉर्म्स, थोड़ा सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये देखो खास है ये 12 to 14 ducts arise from efferent ducts which join to form a coiled knot-like structure called epididymis। यानी अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में मिले, हाईली कॉइल्ड से बने एक स्ट्रक्चर, उधर से आया दूसरा स्ट्रक्चर, ये जब जॉइंट, मतलब उनमें से जो जॉइंट निकल रहा है उसे रेने टेस्टिस बोल रहे हैं। अब ये रेने टेस्टिस सारा मिलके एक और नॉट लाइक यानी गांठ की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, आप उसको क्या बोलते हो? एपिडाइडमिस। क्लियर? यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर उनसे क्या बना? रेटी टेस्टिस, जो जाल की तरह बन रहा है। ये सारे रेटी टेस्टिस फिर से मिलेंगे और क्या बनाएंगे? नॉट लाइक स्ट्रक्चर, गांठ की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडाइडमिस। आई होप आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। डायग्राम देखो, पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे, फिर इससे रेटी टेस्टिस, इससे हाईली कॉइलिंग के बाद एक गांठ की तरह स्ट्रक्चर बनेगा, आप उसको क्या बोलोगे? एपिडाइडमिस। ये देखो एपिडाइडमिस यहाँ पे है, ये पूरा स्ट्रक्चर ही एपिडाइडमिस है भैया, देख लो। ऊपर का स्ट्रक्चर को हम हेड बोलते हैं, नीचे को बॉडी बोलेंगे और उसके नीचे को हम टेल बोल देते हैं, ठीक है ना। देख लो यहाँ लिखा है हेड ऑफ एपिडाइडमिस, बॉडी ऑफ एपिडाइडमिस और टेल ऑफ एपिडाइडमिस। ये एपिडाइडमिस सब रेटी टेस्टिस के जो कन्वोल्यूशंस है ना, जो डक्ट आके मिल रहे हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे गांठ की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, नॉट लाइक स्ट्रक्चर, जो जिससे क्या बनता है? एपिडाइडमिस। यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म निकल के आएंगे वो एपिडाइडमिस में जाएंगे। आई होप इतना समझ में आया। अब देख लो एपिडाइडमिस का फंक्शन क्या है। देखो एपिडाइडमिस अ कोमा शेप स्ट्रक्चर, ये कोमा ही तो है यहाँ से यहाँ तक, हेड बॉडी और टेल। आउटसाइड द टेस्टिस, ये टेस्टिस के कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा। फंक्शन, इसका फंक्शन खास है, स्टार मार्क में लगा रहा हूँ, एग्जाम में आएगा। एक्ट एज अ मैच्योरेशन साइट फॉर द स्पर्म, यानी स्पर्म बने तो हैं इस पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, लेकिन बनने के बाद वो आके कहाँ स्टोर हो जाते हैं? एपिडाइडमिस में, और वहाँ वो क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। सेकेंड, लगभग 10 से 14 दिन 10 to 14 डेज लगता है बिकम मैच्योर एंड मोटाइल। 10 से यानी इट टेक्स नियरली 10 to 14 डेज। अब इसी में वो रहेंगे, कहाँ? एपिडाइडमिस के अंदर। कितने दिन तक? 10 to 14 डेज। और इसमें वो मैच्योर हो जाते हैं और मोटाइल हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा चलने लगते हैं। इट ऑल्सो स्टोर स्पर्म्स फॉर 4 up to 4 वीक और टिल इजैकुलेशन। यानी अगर मान लो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म बने वो आए एपिडाइडमिस में, वहाँ स्टोर हुए वो लगभग 10 से 14 दिन, वहाँ वो मैच्योर हो गए और वहीं वो पड़े रहेंगे लगभग 4 हफ्तों के लिए।
ठीक है। और अगर मान लो अगर उनका कोई यूज़ नहीं हुआ तो वो फिर डिजनरेट हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाएंगे। और अगर मान लो कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो वो इजेकुलेट होके चले जाते हैं बाहर। आई होप ये एपिडाइडमिस और ये सारा फंक्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम, वॉस डिफरेंस। ईच एपिडाइडमिस ओपन्स इनटू 45 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट। अब जो एपिडाइडमिस था ना वो जाके खुलेगा, देखो यहाँ पे देख लो। अब यहाँ से बहुत अच्छा डायग्राम लिया मैं, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये आपका हो गया एपिडाइडमिस। क्या हो गया ये एपिडाइडमिस, कोमा शेप स्ट्रक्चर है ये एपिडाइडमिस। अब ये जो एपिडाइडमिस है ना भैया देख लो ये वाला स्ट्रक्चर, ये अब जाके कहाँ खुलेगा, एक स्ट्रक्चर में, पाइप की तरह स्ट्रक्चर में, जिसका क्या नाम है, वॉस डिफरेंस। समझ में आ गया। अब देखो उस वाले डायग्राम में क्लियर नहीं था, ये हमने बताया ये आपका जो हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर था, ये देखो एक नेट की तरह स्ट्रक्चर बना ले रहा है आगे जाके, जिसको क्या बोलते हैं हम, रेटी टेस्टिस। आप हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो, एपिडाइडमिस। देखो यहाँ दिख रहा है हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर, आप इसको क्या बोलते हो, एपिडाइडमिस। और ये आगे जाके जाल की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको क्या बोलते हैं, और आगे आने के बाद वास रिफरेंसिया, लेकिन इससे पहले क्या बनाएगा, रेटी टेस्टिस। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया। यानी वॉस एपिडाइडमिस से ही जो स्पर्म है वो कहाँ चले जाएंगे, वॉस डिफरेंस में। आपको इतना क्लियर हो गया। इसमें कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं जो क्लास 11-12 के स्टैंडर्ड के हैं, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपना सिलेबस को लेकर चलना है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम एपिडाइडमिस, यानी ये कहाँ से स्टार्ट होगा, एपिडाइडमिस से, थ्रू इंग्विनल कैनल्स ट्रेवल इनटू द एब्डोमेन। अब ये देखो जो वास्ट डिफरेंस है ना, देख लो ये स्टार्ट कहाँ से हो गया, यहाँ एपिडाइडमिस से चालू हो गया भैया, देख लो एपिडाइडमिस से यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से चलते 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 जो हमारा इंग्विनल कैनाल है ना, यानी एक सेपरेशन होता है, उससे क्रॉस करके ये कहाँ निकल जाएगा, हमारे एब्डोमेन में निकल जाएगा। क्लियर। इंग्विनल कैनाल में ही अगर समस्या होता है तो हर्निया वगैरह रोग होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट्स की बात करेंगे। इजैकुलेटरी डक्ट्स का मतलब, अब वो डक्ट्स जो स्पर्म को इजेक्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे, और उसमें काफ़ी सारे डक्ट्स उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें देखें, ईच वॉश डिफरेंस ज्वाइन द डक्ट, यानी जितना भी वॉश डिफरेंस है ना, अब बहुत सारे वॉश डिफरेंस आएंगे, बहुत सारे वॉश डिफरेंस हर एक लोब से आते रहते हैं, और ये आगे सब ज्वाइन कहाँ करेंगे, ज्वाइन एक्सेसरी ग्लैंड द सेमिनल वेसिकल। अब ये आके कहाँ जुड़ेंगे, सेमिनल वेसिकल। याद करो हमने फर्स्ट वाले डायग्राम में आपको सेमिनल वेसिकल को दिखाया था, ठीक है ना। चलो एक बार फिर से देख ही लेते हैं, सेमिनल वेसिकल देख लो, यहाँ पे देखो ये सेमिनल वेसिकल देख लो, ये आगे कहाँ ज्वाइन करेंगे, देखो ये देखो स्ट्रक्चर देखो आप, टेस्टिस, एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से वॉश डिफरेंस, वॉश डिफरेंस से अब देखो आया कि ये कहाँ मिलेंगे आपको, इन ग्लैंड्स में। इस ग्लैंड का क्या नाम है, सेमिनल वेसिकल। एक हो गया, ये दो होते हैं तो ये सेमिनल वेसिकल दूसरा हो गया। उसके नीचे है काउपर्स ग्लैंड, ये पोस्ट्रेट ग्लैंड हो गया, और इसके नीचे है बाई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अब इससे स्पर्म धीरे 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 बाहर निकल जाता है। तो हमको लग रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा एक दो बार और आप इसको थोड़ा ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखें अब हम बात करेंगे, अच्छा थोड़ा सा यहाँ छूट रहा है, फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट्स। जो इजैकुलेटरी डक्ट्स हैं ये स्पर्म को इजेक्ट करते हैं, थोड़ा प्रेशर के साथ बाहर फेंकते हैं टू इनटू द यूरेथ्रा फॉर इजैकुलेशन, ठीक है ना। अब वहाँ से वो बाहर आएगा यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से ये बाहर निकल जाता है इजैकुलेशन के लिए। यूरेथ्रा देख लो आप डायग्राम में कहाँ है, यूरेथ्रा ये है, देखो ये जो पाइप है ना ये यूरेथ्रा है, यहाँ से अब ये बाहर निकलेगा। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। देखो आप एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कुछ। एसेसरी ग्लैंड्स का मतलब वो ग्लैंड्स जो अभी 3 ग्लैंड्स के बारे में हमने बात किया ना, उन्हीं को बोलते हैं हम एसेसरी ग्लैंड्स। क्यों, क्योंकि हमने ये देखा था कि बेसिकली जो स्पर्म टेस्टिस में बना था, एपिडाइडमिस के थ्रू जो स्पर्म आ रहा था वो क्या था, दैट वाज वो मतलब कि उसके अंदर जान नहीं था, वो मोटाइल नहीं था, थोड़ा थोड़ा बस मोटाइल था, एनर्जेटिक नहीं था, आके स्टोर्ड था। लेकिन जब वो आगे बढ़ के आएगा और उनमें जब ये सेमिनल वेसिकल्स और पोस्ट्रेट ग्लैंड वगैरह की जो सिक्रीशन मिलते हैं ना, तो वो एक्टिव हो जाता है, मोटाइल हो जाता है। और अब हम इन जो ग्लैंड्स हैं इनका फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा ग्लैंड सबसे देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा आपके, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। इस देख लो सेमिनल वेसिकल हो गया, सेमिनल वेसिकल डायग्राम में देख लो, ये हो गया, हम एक बार दिखा चुके हैं, एक यहाँ है एक यहाँ, यानी एक पेयर होता है दोनों साइड में, यहाँ से इसका ग्लैंड का सिक्रीशन
इसमें जाता है। देखो दिस आर पेयर्ड है एंड लाई इन द बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर हो गया, देख लो उसके ठीक नीचे है। फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स, ये स्टार मार्क लगा रहे हैं, आएगा एग्जाम में। फंक्शन, इट इज टू स्टोर स्पर्म, कुछ देर के लिए यहाँ स्पर्म रुकते हैं, एंड सीक्रीट एन अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म, यानी ये अपने अंदर से कुछ ऐसा अल्कलाइन सिक्रीशन छोड़ता है जो क्या करता है, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और जिसकी वजह से स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है जब इस फ्लूइड के साथ मिलता है। क्लियर। सेमिनल वेसिकल्स के अंदर से बेसिकली सेमिनल वेसिकल्स सीक्रेट्स अ फ्लूइड विच एक्टिवेट्स द स्पर्म। क्लियर। ये अल्कलाइन सोल्यूशन होता है जिससे जो स्पर्म है वो एक्टिवेट हो जाता है, और ये जो सिक्रीशन है वो स्पर्म को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। आपको फंक्शन याद होना चाहिए। दूसरा जो ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, देख लो ये हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखोगे प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है, वो कैंसर एक्चुअली इसी में होता है। इट सराउंड द अपर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, यानी जहाँ से ये यूरेथ्रा वाला ये पाइप स्टार्ट हो रहा है ना, ये वाला पाइप यूरेथ्रा जहाँ से स्टार्ट होगा उसका अपर पार्ट को ना ये चारों तरफ से घेर के रखता है। इट सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड, लो ये भी कौन सा फ्लूइड सिक्रीट कर रहा है, इट इज ऑल्सो सिक्रीटिंग अ अल्कलाइन फ्लूइड विच इज डिस्चार्ज इन यूरेथ्रा। दिस फ्लूइड कीप स्पर्म अलाइव एंड हेल्प देम इन स्विमिंग। फंक्शन जो है वो हमने उसको बोल्ड कर दिया है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, इसका सिक्रीशन स्पर्म को अलाइव रखता है और उनको हेल्प इन स्विमिंग यानी चलने में मदद करता है। देखो स्पर्म कैसे चलेगा, इस यूरेथ्रा तो ड्राई है, उस पैसेज तो सूखा हुआ है, लेकिन इसके सिक्रीशन की वजह से वो इजीली आगे बढ़ जाता है, तो ये थोड़ा लिक्विडी एल्कलाइन फ्लूइड होता है। ठीक है ना, दो फंक्शन है, स्पर्म को लाइव रखना और हेल्प इन स्विमिंग ऑफ द स्पर्म। अगला खास बात, प्रोस्टेट ग्लैंड का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ये देखो अब उसका ये क्वेश्चन आएगा, इट न्यूट्रलाइजेस द एसिड इन द वेजाइना। देखो हमने क्या देखा कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों के जो सॉल्यूशंस निकले, जो इनके जो सिक्रीशंस थे ना, दोनों अल्कलाइन थे। इसका मेन रीजन है ना बेसिकली जो वेजाइना होता है दैट इज एसिडिक। अब एसिडिक होता है ताकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, समझ में आया बात। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वो एसिडिक होता है, और हमारा जो ये सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो अल्कलाइन होता है। अब ध्यान से देखिए, ये वो एसिड है और ये बेस मिलने के बाद, यानी जो वहाँ पे सोल्यूशन बनता है एसिड और बेस के मिलने के बाद, वो हो जाएगा पूरी तरह से क्या, न्यूट्रल। और न्यूट्रल एटमॉस्फेयर जरूरी होता है स्पर्म को वेजाइना से चल के वो फेलोपियन ट्यूब में यानी फर्टिलाइजेशन करने तक के लिए। अगर ये सोल्यूशन नहीं सिक्रीट हुआ और एसिडिटी कम नहीं हुई तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि स्पर्म्स मर जाएंगे। तो उनको जिंदा रखने के लिए भी स्पर्म्स को और उनके तेज चलने के लिए भी ये सेक्रीशंस जरूरी है। समझ में आया? तो बेसिकली सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ द वेजाइना। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिसको आप बोलते हो काउपर्स ग्लैंड। ये भी पेयर ग्लैंड्स हैं, देख लो इसमें, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड दे सिक्रीट वाइट विस्कस अल्कलाइन फ्लूइड। ये खास है, ये अल्कलाइन फ्लूइड होता है, ये भी वाइट विस्कस होता है, लेकिन इसका फंक्शन सबसे अलग है। इसका जो फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेंट। ओके, ये क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेंट। क्लियर, लुब्रिकेंट। आई होप आपको समझ में आ गया। यानी लुब्रिकेशन जो है वो आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रोवाइड करेगा, जिसको काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, लुब्रिकेशन। और प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स उसको अल्कलाइन प्रोवाइड करते हैं, मीडियम। नेक्स्ट विल गो फॉर द पेनिस, दैट इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन इन द मैन। इट इज सिलेंड्रिकल। इससे देखो क्वेश्चन आता है एक तो, सिलेंड्रिकल मसल्स होते हैं इसके अंदर। इट इज हाईली वस्कुलर। इट इज कॉमन पैसेज, ये देखें इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म, यानी यूरिन और स्पर्म दोनों सेम रास्ते यूरेथ्रा से चल के आएंगे और पेनिस के थ्रू। इट इज यूज्ड टू डिपॉजिट स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी यही है जो स्पर्म्स को कहाँ ट्रांसफर कर देता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दैट इज वेजाइना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, हाँ यहीं से क्वेश्चन होता है कि जब मान लो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होला एक्साइटमेंट, इट्स स्पॉन्जी टिश्यूज, यानी जो इसके जो टिश्यू है ना
वो क्या होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। दे गेट्स फिल्ड अप विद द ब्लड, वो किससे भर जाते हैं, ब्लड से, इसलिए इनके अंदर आर्टरीज का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड आर्टरी डायलेट्स एंड दिस कंडीशन इज नोन एज इरेक्शन। ये क्या, इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, इरेक्शन। देखो क्वेश्चन होगा, दिस बेसिकली पेनिस गेट्स इरेक्टेड बिकॉज ऑफ द ब्लड विच इज फील्ड इनटू द स्पॉन्जी टिश्यूज। तो ये एक इरेक्टाइल टिश्यू है, आपको इतना भी याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द टिप ऑफ द पेनिस, ये देख लेते हैं थोड़ा। इट इज सॉफ्ट एंड हाईली सेंसिटिव पार्ट विच वी कॉल ग्लांस पेनिस, ठीक है ना। इट इज कवर्ड विद लूज स्किन, यानी उसके आउटर सरफेस पे ना लूज सा एक स्किन होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस। ये वर्ड्स याद रखना है आपको। प्रीप्यूस क्या है, लूज स्किन है, और ग्लांस पेनिस जो हाईली सेंसिटिव एरिया, सॉफ्ट पार्ट जो एकदम बिल्कुल टिप पे होता है, उसको आप बोलते हैं ग्लांस पेनिस। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। और इसके तहत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये जितना भी टफ अंदर से क्वेश्चन अगर वो उठाए आप उसको आसानी से कर लोगे, ठीक है। दूसरी बात, ये सारा टॉपिक, सारा वर्ड्स हमने आपके बुक से ही लिया है, एक भी बुक से बाहर नहीं है, और सेम टर्म्स भी हमने यूज़ किया है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा काम है। नेक्स्ट विल गो फॉर द स्पर्माटोजोआ, ओके। एंड सीमेंस क्या होते हैं, सीमेन किसको बोलते हैं, और स्पर्माटोजोआ क्या है। अब देखो, स्पर्माटोजोआस आर माइन्यूट गैमेट्स, यानी वो माइन्यूट गैमेट्स होते हैं। कहाँ बनते हैं, टेस्टिस के अंदर, किसमें, मेल्स में। दे आर इमोटाइल when they are stored in the epididymis but activated by the secretory gland। हमने बताया था ना आपको, यानी एक प्रकार से ये क्या है, वो स्पर्म्स थे जो बने थे कहाँ पे, एपिडाइडमिस में, लेकिन वो अभी उस वक्त मोटाइल और एक्टिव नहीं थे। जब इनका सिक्रीशन जो ग्लैंड्स का मिला तो वो मोटाइल हो गए, ये स्पर्माटोजोवंस है। और अगर हम बात करें सीमेंस क्या है, तो वही जब स्पर्म यानी इमोटाइल जो था, वो जब जितने भी जो ग्लैंड्स हो गए, देखो आप कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे देखो, यानी यहाँ से जो चल के आ रहा है स्पर्म, ये डायग्राम में है प्लीज, यहाँ से जो स्पर्म चल के आ रहा है ना, वो इनमोटाइल है, कैसे कैसे भी आ गया इसमें, ठीक है ना, डक्ट्स के सहायता से। और जब वो इन ग्लैंड्स के सिक्रीशन में मिलता है, तो इनके सिक्रीशन से के मिलते ही ये एक्टिव हो जाता है, और इसी एक्टिव स्पर्म को आप सीमेन बोलते हो। यानी सीमेन प्लस इन सारे ग्लैंड्स का सिक्रीशन, स्पर्म प्लस इन सारे ग्लैंड्स का सिक्रीशन मिलने के बाद ही सीमेन बनता है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। सीमेन का अगर मान लो एक लाइन में लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, सीमेन इज इक्वल टू, इसको इक्वल टू लिखेंगे आप, इसको स्पर्म प्लस एसेसरी ग्लैंड सिक्रीशन, ठीक है ना। तो आपका ये कुल मिला के जो जिंदा स्पर्म होते हैं ना, एक्टिव, उनको बोलते हैं स्पर्म। नेक्स्ट विल गो फॉर द इजैकुलेशन। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यू टू स्टिमुलेशन सीमेन इज डिस्चार्ज, यानी सीमेन जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है आउट ऑफ द पेनिस विच इज ऑल्सो नोन एज इजैकुलेशन। यानी जो सीमेन का बाहर निकलने वाली प्रक्रिया ही क्या है, इजैकुलेशन है। स्पर्म्स क्या है, स्पर्म्स आर रिलीज्ड इन मिलियंस। देख लो, एक इजैकुलेशन में 2 × 10 के पावर 8 स्पर्म्स इजैकुलेट होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या है। दे मूव विद द स्पीड, यानी अगर वो वजाइना में चले गए तो उनका जो चलने का स्पीड है वो कहाँ चल के जाएंगे, ओवरी तक, फॉर फर्टिलाइजिंग द एग। वो कितना होता है, 2 mm। बेसिकली फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है, क्योंकि ओवा वहाँ तक चल के मतलब ओवरी से रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब तक ओवा आ चुका होता है जब तक कि ये वहाँ पहुँचते हैं। सवाल पूछता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आप लिखना फैलोपियन ट्यूब, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लिख लो। स्पर्म है 3 पार्ट्स, हेड, नेक एंड टेल। देख लेते हैं, पहला इसका है हेड, डायग्राम के थ्रू। डायग्राम में देख लो, पहले डायग्राम देख लो, चलो ये देखो डायग्राम हो गया आपका। देखो स्पर्म का ये जो पार्ट है ना, दिस इज हेड, ठीक है ना, और ये बिल्कुल आगे वाला जो पार्ट है दिस इज हेड, दिख रहा है। फिर ये हो जाएगा आपका नेक, और फिर ये हो जाएगा आपका टेल। देख लेते हैं इसको, देखो हेड, इट इज कवर्ड विद कैप लाइक स्ट्रक्चर। यानी जो इसका हेड है ना, हमने आपको दिखाया था कि वो कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड था, जिसको आप क्या बोलते हो, एक्रोसोम। बहुत खास है, देखो क्यों, क्योंकि एक्रोसोम के अंदर ना एक एंजाइम होता है जिसका क्या नाम है, देखो नीचे हमने लिखा हुआ हाइल्यूरोनाइडेस। ओके, ये एंजाइम होता है। अब ये एंजाइम का खास बात क्या है कि ये स्पर्म के खोपड़ी पे होता है, और जब ये ओवा से आके जब मिलेगा ना, तो ये जो इसके अंदर एंजाइम है, वो जो एग है उसका जो आउटर सरफेस है उसको डिजॉल्व कर देता है, घुला देगा। तो यहाँ से ओपनिंग हो गया, वो हट गया, तब ये स्पर्म अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, और जिससे कि जो
फ्यूजन करने के बाद गैमेट्स बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। हेड के अंदर कौन सी एंजाइम है, हेड को क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। उसके अंदर कौन सी एंजाइम है, हाइलुरोनिडेज विच हेल्प्स स्पर्म इन पेनिट्रेशन बाय डिजोल्विंग द एग। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हेड हैज़ न्यूक्लियस, यानी हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और वही जेनेटिक मटेरियल है जो एग हो गया ना, एग के अंदर जो एन है और स्पर्म हो गया उसके अंदर जो एन है, दोनों मिलने के बाद फिर 2n बन जाते हैं। एग के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्पर्म के अंदर भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, फ्यूजन यानी जाइगोट बनेगा तो ये डिप्लॉइड हो जाता है। ये खास है, यहीं से होता है। आई होप आपको हेड में क्या है, एक्रोसोम है और न्यूक्लियस है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अगर हम दूसरा बात करें नेक की, इट हैज़ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोवाइड एनर्जी, यानी स्पर्म देखो वेजाइना से चल के उतना दूर जो दूरी ट्रेवल कर रहा है उसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी कहाँ से आएगा, वो एनर्जी आता है नेक से। नेक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया जो उसके अंदर फ्रुक्टोज और ग्लूकोज होता है ना, उससे एनर्जी तोड़ तोड़ के देता रहता है। किसको देगा, स्पर्म को देगा। अब देख लो टेल जो होता है ना, ये देख लो हेड हो गया आपका, थोड़ा डायग्राम देखें आप, दिस इज हेड, दिस इज हेड, ये हो गया आपका हेड, ये हो गया आपका नेक और ये हो गया आपका टेल। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। ये आपका देख लो यहाँ पे एक्रोसोम है जिसके अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है, और ये आपका क्या है, टेल, जो किस में हेल्प करेगा, मूवमेंट में। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ये आ सकता है आपको एग्जाम में लेवल करने के लिए। तो देख लो इसका हेड होगा, हेड में क्या हो गया आपका एक्रोसोम, न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, सेंट्रियोल होगा आपका यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक्सियल फिलामेंट यानी टेल। अगर आपको चाहिए कि सर बहुत गंदा हो गया तो लो मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, साफ हो गया स्ट्रक्चर। इसका पूरा लेवल याद कर लेना आप, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो आई होप ये समझ में आ गया। ओके, अब देख लेते हैं टेल का भी मूवमेंट हो गया। क्या, टेल हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, यानी टेल कैसे ऐसे ऐसे वो करता रहता है ना, तो स्पर्म आगे बढ़ता रहता है, तो इसके मूवमेंट में मदद करता है। कोर्स ऑफ द स्पर्म, यानी स्पर्म कहाँ बना और कहाँ तक चला, उसके लिए एक थोड़ा अरेंज करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। इसलिए स्पर्म इज प्रोड्यूस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वहाँ से कहाँ बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कहाँ, टेस्टिस के अंदर। वहाँ से पास होता है इफरेंट डक्ट, इफरेंट जो डक्ट है वहाँ से पास होकर कहाँ आया, वास्ट डिफेंस में, फिर यहाँ से आया एपिडाइडमिस में, यहाँ ये स्टोर हो गया, और फिर वास्ट डिफरेंस के थ्रू ये यूरेथ्रा और बाहर आ गया, ठीक है ना। तो आप ये सीक्वेंस याद रखेंगे ताकि आप इसको एग्जाम में अरेंज करने के लिए आए तो कर लें। लास्ट इसमें देख लेते हैं हम एक तो और प्रोसेस है, स्पर्माटोजेनेसिस। देखो कभी भी शब्द आए ना जेनेसिस लाइफ में, इसका मतलब होता है बनना, ठीक है ना। किसी चीज़ का बनने को हम बोलते हैं जेनेसिस, यानी इसके आगे एक वर्ड है स्पर्माटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का बनना ही स्पर्माटोजेनेसिस है, ठीक है। मैचुरेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स इनटू स्पर्माटोजोआ इज नोन एज स्पर्माटोजेनेसिस। इट अकर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कहाँ होता है ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, जहाँ पे जो अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स हैं, ये एक जो अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल है ना, वो लगभग 4 हैप्लॉइड स्पर्माटिड्स बनाता है, जो कि क्या बन जाते हैं, 4 स्पर्म्स। यानी एक अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल से जो हैप्लॉइड होता है उससे 4 मैच्योर स्पर्म्स बनते हैं। क्लियर। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्पर्माटिड टू स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये आप याद रखेंगे वर्ड, ठीक है ना। कभी कभी वन वर्ड या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देता है। तो आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और प्लीज़ अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो और मेरे चैनल की ग्रोथ में भी हेल्प मिले। प्लीज़ हम अगले वीडियो में देख लो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, तो आप थोड़ा प्लीज़ अगले वीडियो का ज़रूर वेट करें। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। हमने आपका जो बेसिक है कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज हिंदी में समझाने की कोशिश की, जिससे आपको एग्जाम में लिखने में मदद मिलेगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।